नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पाठकों के मर्म को छू जाने वाली प्रतिष्ठित कथा लेखिका सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी सौदागर दुआओं के। तो शुरू करते हैं कहानी सौदागर दुआओं के। ये देखिए जैक्सन साहब, इधर नदी तब ठीक इस कंगूरेदार कोट के नीचे से बहा करती थी। बुर्ज के नीचे इतनी दूर तलक रेती का ये लंबा चौड़ा बंजर नहीं हुआ करता था। ये तो नदी धीरे धीरे सूखती गई, खिसकती गई, वक्त के मानिंद और रेतीला पाट चौड़ा होता चला गया। अल्बर्ट जैक्सन जैसे रूबरू देख रहा था। सैयद साहब की आंखों से बहुत पहले खामोश हो गई सदियों को। लम्हे भर को सैयद साहब रुके, जैसे वक्त के रेतीले पाट को नापते से फिर वापस। और देखिए, दरिया के बाजू में स्याह सलेट सा वो चौड़ा पाट देख रहे हैं ना? दरअसल वो काले पत्थरों से बना सदियों पहले का पुख्ता घाट है। बंदरगाह समझिए जनाब। वहीं दरिया के किनारे पालों वाले झूमते जहाज आ आकर लंगर डाला करते थे। यहीं से उन जहाज़ों पर हिंदुस्तान की उम्दा कपास, हीरे और रेशम के कट्टे लदा करते थे। ईरान, अरब, इराक और तमाम गैर मुल्कों के साथ चलने वाला करोड़ों का व्यापार। आपने तो जुग्राफिया पढ़ा होगा, खुद जानते होंगे। अल्बर्ट जैक्सन को लगा सैयद साहब की उंगलियां किसी डूबे हुए जहाज के मस्तूलों की तरह ही उठी हुई हैं। और ये हमारी हवेली का चबूतरा नहीं, टेरेस हुआ करता था। ये तो आपके पुरखों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सवारियों के आने जाने में अड़चने आने पर हवेली का आधा टेरेस काट कर सड़क में तब्दील कर दिया गया। अब्बा नहीं जी, परदादा मरहूम से सुनी है ये कहानी। जी हाँ, जिंदा थे, मेरे होशो हवास दुरुस्त होने तक। हम सैयद ख़ानदान के लोगों को ज़िंदगी से भरपूर लगाव है। पांचों वक्त की नमाज, ज़कात और कुरान की आयतों के पाबंद मुसलमान। दुआओं के सौदागर रहे हैं हम तो, पुश्तों से सौदागर। इस तरह की दुआएं देने वाले को दुआएं लगती भी तो हैं हिना की तरह। तो बस इन्हीं बुलंद हौसलों पे जिए जाते हैं, वरना तो एक मामूली इंसान मजाक ही तो करते हैं सैयद साहब। हवेली के आदमकद बैठक खाने में एक छोर से दूसरे छोर तक हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड, जापान और चीन तक की बेशकीमती नक्काशीदार सुराहियाँ, बेहतरीन चित्रकारियाँ, खालिस सोने के पानी से खुदी कुरान की सुनहरी आयतें, 12 सिंगे के लहरियादार सींग और दीवार पर कसीदे से कढ़ी फूलदार प्लेटें, ढाल तलवारों के साथ टंगी चीते और बघेरे की खालें, शिकार गाहों की बेशुमार यादों के साथ। ये 400 साल पुरानी घड़ी ये चल रही है साहब, बाकायदे समय की रफ्तार को जकड़ती हुई। और ये चिटकी हुई सुराही, सिर्फ सुराही नहीं, पूरी की पूरी बेशकीमती चाइना की कतारें ही चिटकी हुई हैं साहब। कैसे? 75 साल पहले के उस ज़लज़ले में अब्बा हुजूर बताया करते थे, डोर खिंची पतंग की मानिंद कांपने लगी थी ये समूची हवेली। ये सारे के सारे बर्तन, सुराहियाँ, आलमारियाँ यहाँ से वहाँ फर्श पर उघड़ गई थीं। ये देखते हैं बेल्जियम कट ग्लास की बेहतरीन गिलास, इनके रखने का पूरा का पूरा संदूक ही दीवार की शेल्फ के नीचे आ गिरा था। सिर्फ 2 गिलास बच रहे हैं साबुत, उठाकर देखिए हाथों में। एक ठुमकी दीजिए, सुर बहार की तरह बज उठेगी। सुराहियों पर जैक्सन की सम्मोहित नज़र पढ़ लेते हैं सैयद साहब। बिकाऊ? ये बाजार नहीं है जैक्सन साहब, पीर सैयद की हवेली है। दोपहर की नमाज का वक्त हुआ ही चाहता है कि आबनूसी दरवाज़ों का कुंडा खटकता है। कौन? मनीलाल भाई? शहजादे नवासे के साथ? नहीं, अभी दोपहर की नमाज पर बैठने वाला ही था। हाँ, तो नवासे के जनेऊ का मुहूर्त मेरी दोपहर के नमाजे के साथ साथ। अच्छा, मत्था टेकने को आए हैं। छोटे शहजादे मस्जिद की दहलीज पर? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। साहबजादे की तो पैदाइश ही मेरे तावीज़ बांधने के 11 महीने बाद हुई थी। खुदा का फजल, आज मस्जिद पे माथा टेकने लायक हो गए। और हिमा बहन कैसे हैं? बेचैनी कुछ कम हुई बुखार की? मिलिंद भाई मिले तो कहिएगा, मैं ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ रहा आज। मगरिब की नमाज के बाद आऊँगा। मुमकिन हुआ तो सिर पे लगाने का एक मरहम और दवा की शीशी भिजवाता हूँ, बेचैनी से आराम मिलेगा।
मनीलाल ने दरगाह पर माथा टिकवाया नवासे से। जाते जाते पूरे पड़ोस का हाल बताते हुए गए। रमण भाई चौकसी का पटेला वापस मुड़क गया है, आपके पास आने वाले हैं। बन्ने सुनार की हथेली जो धौंकनी की आंच से लटक गई थी, ठीक है, बड़ी दुआ दे रहे थे आपको। मरहम बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। बिटिया भी आपसे तावीज़ बंधवाने के बाद से अच्छी है। जैक्सन मुस्कुराता है, थोड़े व्यंग से, थोड़ी चुहल से। इन तावीज़ों में कौन सी दवा भरते हैं सैयद साहब आप लोग? दुआ की दवा जनाब, सिर्फ दुआ की। पीर सैयद व्यंग की धार पर चाशनी की परत चढ़ा देते हैं। इससे पुरअसर दवा कोई और हुई है इस जमाने में? जैक्सन का सिर अदब से भी झुका, शर्म से भी। अच्छा, तो अब इजाज़त दें, आपका काफ़ी समय लिया। ज़रा नवाजी है आपकी और आप जैसे दसियों बीसियों कद्रदानों की, जो ना जाने कहाँ कहाँ से पता करके इस छोटे से शहर के इस अदना से आदमी की इकट्ठी की हुई चीज़ें देखने परखने आते हैं। बस मुश्किल तब होती है जब कोई खरीदने बेचने की तिजारती बातें करने लगता है, सो उसके लिए मुआफ़ी। चबूतरे तक आते आते जैक्सन आजू बाजू के घरों, कोठरियों, छज्जों का जायजा लेता है। आपकी हवेली को छोड़कर बाकी के घर दालान तो हिंदुओं के से लगते हैं सैयद साहब। और कंधों पर लटके कैमरे के लेंस घूमने लगे। 90% साहब, इस शहर की एक खासियत है, आगे जहां गैर हिंदू मोहल्लों से गुजरेंगे वहां मंदिरों के कलश भी दिखेंगे। मौनी बाबा के तकिए में बंधे रोली कलावे के फेरे और मन्नतों के धागों की गांठें हमेशा एक दूसरे से गुथी ही रहती हैं हमारे इस शहर में। गुस्ताखी माफ़ हो, इन्हीं आदेशों के चक्कर में आप लोग दंगे भी तो करवा देते हैं। शुरू से ही चीज़ों को अलग अलग, दो टूक बातें साफ और अलहदा खानों में बांट कर रखिए तो शायद हालत इस नौबत तक पहुँचे ही ना। शब्द नेज़े की तरह चुभे पीर सैयद की आंखों में, लेकिन कहने वाला गुस्ताखी की माफ़ी पहले मांग चुका था। बेअदबी के लिए मुझे भी माफ़ करें तो अर्ज़ करूं कि हमारी कौम यानी कि हिंदुस्तानी कौम में अपना पराया, हमारा तुम्हारा जैसी बातें बेहद ऊंची किस्म की समझी जाती हैं। हम हिंदुस्तानी बटने बिखेरने से बेहद घबराते हैं। अब एक ही घर के बर्तन हैं तो खटकेंगे तो ज़रूर साहब, लेकिन इसी बिना पर थाली, रकाबी, बटलोही, कढ़ाई को अलग अलग ताकों में तो भी नहीं रखा जा सकता। आप साहिबान अपने रिसालों में इन सब मुद्दों पर भी क्यों नहीं कलम चलाते? आप सब कलम कैमरे वाले चाहे अपने मुल्क के हों या गैर मुल्क के, सिर्फ तबाहियों की बातें ही क्यों उछालते रहते हैं? उन तबाहियों से निजात दिलवाने वाले मुद्दों की तजवीज़ क्यों नहीं पेश करते? अमन की चाहत रखने वालों की एक पूरी जमात, पूरी दुनिया, पूरा ज़माना आपके साथ होगा। क्या खूब! जैक्सन चमत्कृत था, अभिभूत, जैसे रोशनी की एक धारा सी। वाकई सोचूंगा इस पर। अच्छा, अब इजाज़त दें। बेशक, लेकिन जाएंगे कैसे आप? पूरी गली तो इस वक्त दोपहरी के सन्नाटे की चपेट में वीरान है। सवारी के नाम पर किसी रिक्शे, टैक्सी का नामो निशान नहीं। मेरी मानिए तो रुक जाइए लम्हे भर के लिए। मेरे बेटे नवाज़ अली आ रहे हैं एक मजहबी मजलिस में शिरकत करने के लिए। इमाम साहब की गाड़ी आने वाली है। वो लीजिए, आ भी गई। जाइए, खुदा हाफिज़। जैक्सन ने गाड़ी में बैठते हुए अदब से सिर झुकाया। सैयद साहब चबूतरे के कंगूरों पर हाथ फिराते हुए मस्जिद की ओर मुड़ गए। वज़ू किया और दोपहर की नमाज के लिए बैठ गए। उठने पर थोड़ी सी दवा की खुराकें बनाईं, कुछ नई आई चिट्ठियाँ खोलीं, दूर दराज जगहों से आईं। ज़्यादातर हवेली में संग्रहित एंटीक्स के बारे में ही कोई ना कोई जानकारी या खबर या शुक्रिया। सदर दरवाजे को खुला देकर घुस आए नन्हे बच्चों के एक हुजूम को रेवड़ियाँ बांटी और वापस काम में मशगूल। वक्त कट ही जाता है, काटने के लिए हिम्मत चाहिए बस, वरना ज़िंदगी की शाम का ये सन्नाटा हर शाम फ़िरोज़ की याद के चिराग जला जाता है। शाम का वो एक लम्हा जब सूरज फ़िरोज़ा के साथ डूबा था, कभी नहीं होगा वो सूरज वापस। उस ज़माने में पर्दा नशीनों में फ़ोटो खिंचवाने का रिवाज कहाँ था? कभी कभी दिल निचुड़ता सा है, कभी किसी फ़ोटो, किसी पेंटिंग, किसी आँखों, किन्हीं मुस्कुराहटों में जैसे कोई झलक सी कौंधती है और वो चौंक कर सिहर कर चलते हैं तथा वापस बैठक खाने के झलमलाते झाड़ फानूसों की ओर टकटकी बांधकर देखते रह जाते हैं। यूं वो फानूसों की ओर भी देखने में आज तक कतराते आए हैं उस शाम के बाद से।
क्योंकि रोशनी से लबालब भरे झाड़ फानूसों के पीछे उन्हें फिरोज़ा की धीमे धीमे ढपती आंखें याद आती हैं। जीने की जद्दोजहद से कभी लाचार फिरोज़ा की पलकें धीमे मुंदती खामोश होती जा रही थीं और उधर नवाज केहाँ कर चीखने लगे थे। दोनों तरफ जीने की जद्दोजहद, एक तरफ समापन, दूसरी तरफ शुरुआत, और इस सब से पूरी तरह बेखबर दरिया टूटे बांध के बुर्जों के बीच से पूरी बस्ती को निगलने की हवस लिए हरहराती बढ़ी आ रही थी। अपनी अपनी जान की फिक्र में भागते लोग, चीख पुकारों का अजब आलम। जब हाफती बदहवास मनीलाल भाई की माँ दौड़ी आई थीं और खून पानी से लथपथ नवाज को गोदी में समेट कर उन्हें खींचती हुई हवेली से निकाल ले गई थीं। मुड़ती हुई सेठानी ने फिरोज़ा की काशनी ओढ़नी उनके माथे तक खींच दी थी। उफरी तकदीर, बेटा जना और जन्नत की राह पकड़ ली, पर आप और बच्चा हमारी पहरेदारी में, आपको लिए बगैर हम बस्ती से ना हिलेंगे। निकल चलिए सैयद साहब, पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। चलिए चलिए। चौथाई सदी बीत चली, लेकिन ये आज की शाम ज़्यादा ही सन्नाटों में ठहरी गुमसुमी सी क्यों महसूस हो रही है? शायद नवाज के आने का इंतज़ार है इसलिए। लेकिन आए क्यों नहीं नवाज अभी तक? मजलिस तो कब की बर्खास्त हो चुकी होगी। इमाम साहब की गाड़ी थी ही, कहीं जैक्सन के टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट के किसी चक्कर में तो नहीं उलझ पड़े नवाज मियाँ? हाथ कमर के पीछे बांधे खंबे दर खंबे चक्कर काटते रहे सैयद साहब। नवाज मियाँ तो उन्हें वे अब कहने लगे हैं जब से मसें भीग कर घनेरी हो आईं, नहीं तो नन्हे से नवाज के साथ मियाँ जोड़ते ही न बनता था। शक्ल इतनी इतनी जुड़ी थी फिरोज़ा के साथ, वैसी ही उजली नरगिसी रंगत और खूब घनी एक पर एक लदी फंदी सी बरौनियाँ, झप उठती गिरती। छोटे से नवाज मुस्कुराते या शर्माते तो फिरोज़ा की बुझी हुई जोत जल उठती। अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ और तेज़ी से कुंडा खटकता है। आगे आगे तेज कदमों से रिजवी साहब और पीछे पीछे हैं। नवाज क्यों नहीं है? आखिर मामला क्या है? क्यों, कहाँ रह गए नवाज? अंदर आकर हवेली का कुंडा हाफते हुए खुद रिजवी साहब लगा देते हैं और खुद अपनी सांसों पर काबू पाते हुए भी सैयद साहब को सहारा देकर बिठाने की कोशिश करते हैं। सब खैरियत तो? जी हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सब खैरियत है। यानी नवाज मियाँ खतरे से बाहर हैं, मेरे घर में हैं और मरहम पट्टी से दुरुस्त डॉक्टरी सलाह पर आराम कर रहे हैं। सैयद साहब भौचक्के, डॉक्टरी सलाह, मरहम पट्टी, क्या कह रहे हैं रिजवी साहब? सही कह रहा हूँ, आप इत्मीनान रखें, इस नाचीज़ पर भरोसा भी। नवाज मियाँ मजलिस से निकलकर बाहर आते हुए किन्हीं नामाकूलों के जानलेवा वार से बाल बाल बचे हैं, लेकिन अब काफिरों की औलाद का एक बच्चा भी शहर में जिंदा नहीं बचने पाएगा, कसम अल्लाह की। रिजवी साहब होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप? कह नहीं रहा, बल्कि आपके नाम नवाज का ये संदेशा लाया हूँ कि। अच्छा, रिजवी साहब आपको हमारे इरादों से वाकिफ़ करा देंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि रिजवी साहब के कहे मुताबिक करें। आज तक आपका हर हुक्म सिर आंखों पर रखता रहा हूँ। अब सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इरादों के दरमियान दखल अंदाजी न करें। गुस्ताखी माफ़, ये मैं नहीं कह रहा, नवाज मियाँ का संदेशा है। पहले बताइए, क्या नवाज सचमुच खतरे से बाहर हैं? मुझ पर एतबार नहीं आपको? है। अगर एतबार नहीं है तो नवाज के संदेशे पर। एक बदहवास गुमसुमी सी तारी थी उन पर। खामोश संवादों की तकरीरें दिल दिमाग को कतरा कतरा किए डाल रही थीं। इतना जहर, इतनी तलखी, इस कदर हैवानियत भरी बातों पर उतर आए। आखिर क्या करवाना चाहते हैं वे मुझसे? वो देख रहे हैं साफ साफ, रिजवी की आंखों में बलबलाते ढेर के ढेर खौफनाक इरादों के उफान। आपको कुछ भी नहीं करना है सैयद साहब, करेंगे सब कुछ हम, नवाज और हमारे साथी। आपको सिर्फ इस वक्त बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर चल देना है, सब कुछ तय हो गया है। मिर्ज़ा साहब ने गाड़ी भी भेजी है आपको हवेली से लेवा ले चलने के लिए। चल दूँ? कहाँ और आखिर क्यों? इसलिए कि आपके रहते हम यहाँ अपने इरादों पे अमल नहीं कर पाएंगे। हमने बाकायदे सलाह मशवरा करके तय कर लिया है। आप सिर्फ नवाज के कहे मुताबिक बीच में ना आइए। हम आपको पूरी हिफाजत के साथ हवेली से निकाल ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद की फ़िक्र आप ना करें। रिजवी की आंखों में एक शैतान मुस्कुराहट उभरी।
गर्मियों की सन्नाटी दोपहर में कहीं से भी एक छोटी चिंगारी सुलग सकती है और देखते देखते इस बस्ती के कतार जुड़े मकानों को अपनी लपटों से निकलती हुई राख की ढेरी में बदल सकती है। कहीं किसी शक शुबह की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कहते हुए रिजवी के बदन में भी जैसे झिरझिरी सी छूटी। धड़ाक, जैसे जलजले में कट गिलासों का संदूक गिरकर चकनाचूर हो गया हो। क्या आपका मतलब इस पूरी बस्ती, पूरे मोहल्ले को, बरसों बरस से मेरी दुआओं के ताबीज़ बांधने वाले इन बेकसूर पड़ोसियों को, उनके बीवी बच्चों, पोतों नवासों को? अरे हाँ, मनीलाल के शहजादे का तो जनेऊ हो रहा होगा। नवाज भला ऐसे मौके? कमाल की बात करते हैं आप सैयद साहब। हम बगावत की बात कर रहे हैं और आप जनेऊ की। मैं नहीं, नवाज खुद मनीलाल के नवासे को बाहों में उछाल उछाल कर उससे जनेऊ की दावतें मांगा करता था। बेशक मांगा करते होंगे, वक्त वक्त की मांगे होती हैं सैयद साहब, लेकिन आज उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। तभी तो हमारे साथ मिलकर इस बस्ती को खाक में मिलाने की योजना पर उनकी पूरी रजामंदी है। जैसे नेज़े की नोक दिमाग की नस नस को चिरचिराती चली गई हो। सैयद की आवाज़ नहीं, जख्म ही जैसे चिलके हों। सिर्फ एक बार कह दीजिए रिजवी साहब कि नवाज ने ऐसा नहीं कहा है। अगर आपने खून से लथपथ अपने बेटे की अचकन देखी होती तो आप खुद इस समय मशाल हाथों में लेकर हमारे इरादे की अगुवाई कर रहे होते। मुझे हैरत हो रही है सैयद साहब, आपका दिल अपने बेकसूर बेटे के कातिलों को सजा देने के लिए तड़फड़ा नहीं रहा। जज्बाती तकरीरें मुझ पर असर नहीं डाल पाएंगी रिजवी साहब। काश मुझे वे कातिल मिल जाते। लेकिन कातिलों को पकड़ पाना आसान है क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कातिल वे नहीं हैं जिन्होंने वार किया है। कातिल वे हैं जिन्होंने सिर्फ 5-10 नोटों का लालच देकर कुछ लोगों से यह काम करवाया। नवाज खुद ही तो ये बातें मुझसे किया करता था। इसीलिए तो कहता हूँ कि नवाज भला ऐसे वहशियत भरे इरादों में कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या आपको शक है? लेकिन क्यों सैयद साहब? आखिर नवाज मियाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जिन हमलावरों ने उन पर कातिलाना हमला किया, या मान लीजिए करवाया ही, उनकी समूची बस्ती को खाक में मिलाने की बात आखिर किस तरह गलत साबित हो सकती है? वही तो बात सिर्फ बस्ती को खाक में मिलाने की नहीं है रिजवी। बस्तियां तो सदियों से खाक में मिलती आई हैं, बस्ती और उजड़ती आई हैं। इस बस्ती का भी खाक में मिल जाना उतनी बड़ी बात नहीं है रिजवी साहब, जितना नवाज का इसे खाक में मिलाने की बात सोचना। उफ, बात तो हर मोड़ से वहीं आती है सैयद साहब। कहाँ उस मोड़ पर? इस बस्ती को कोई कुदरती बला, सैलाब या जलजला खाक में मिलाए, या नवाज, दोनों क्या एक ही बात हो सकती है? उसकी माँ ने ना सही, उसके बाप ने जो घुट्टी उसे पिलाई है, वो ऐसे लफ्ज़, ऐसे ख्यालात उसके दिल दिमाग में ला ही नहीं सकती। और सही मायनों में कहूँ तो बाप भी कहाँ, घुट्टी तो उसे मर हया सेवनी ने। ओफो, आप भी क्या घुट्टियों की बचकानी बात ले बैठे सैयद। घुट्टियाँ बचपन के साथ गईं। आप समझते क्यों नहीं, माहौल की नज़ाकत और वक्त की नब्ज़ को पहचान कर ही एक उम्र दराज आदमी को बचपन की परवरिश के ऊपर भी बहुत सारे मुद्दों को अंजाम देना पड़ता है। नहीं रिजवी, घुट्टियों का असर सिर्फ बचपन तक ख़त्म नहीं हो जाया करता, बल्कि वो तो कस्तूरी की तरह ताउम्र खुशबू बिखेरता रहता है। दुरुस्त, लेकिन जब सवाल मजहब और कौम के मुद्दों से, जैसे ज़ख्म पर नश्तर पड़ा हो, कौमें कहाँ लड़ना चाहती हैं रिजवी साहब? दर्द से बिलबिला पड़े पीर सैयद। कौमें तो अमन, चैन और सुकून चाहती हैं, उन्हें तो लड़वाया जाता है। शतरंज की बिसातें बिछाकर मजहबी दीवारों में चुन चुन कर उनका दम घोटा जाता है। चौखाने खींच खींच कर, कटीले तार बांध बांध कर ज़बरदस्ती उन्हें बांटा जाता है कि देखो फला फला गैर है। सोचिए तो कैसा लगता है। किन्हीं दो मुल्कों की सरहदों पर जो लड़ लड़ कर कट्टे मरते हैं, वे एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं हुआ करते। उन्हें तो उनके बीवी बच्चों के पास से खींचकर, रोटी का लालच देकर, उनकी लाचारियों का फ़ायदा उठाकर बारूदी खंदकों में झोंक दिया जाता है। रिजवी आजिज़ से हो आए। उफ, आप भी मियाँ कहाँ से कहाँ मुल्क की सरहदों के मोर्चों पर चले गए। वापस लौटिए। वापस कहाँ रिजवी साहब, यहाँ भी तो वही दुनिया के ना जाने कौन कौन से मजहबों के नाम पर कुछ भोले भाले, बचकाने और जज्बाती लोगों को बहला फुसला लिया जाता है।
धर्म और ईमान के नाम की झूठी फरेबी कस्में दिलाकर उकसाया जाता है कि ये लो मशालें और फूंक दो हरी हरी बस्तियों को, ये लो छुरा और घोंप दो फला आदमी की पीठ पर। अब रिजवी बेसब्री से उठ खड़े हुए। फ़लसफ़े और फ़िलासफ़ी का वक्त गुजर चुका है सैयद साहब, मेहरबानी करके जल्दी कीजिए, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। कहीं गैर मजहबियों को हमारे इरादे का पता चल गया और उन्होंने बच निकलने की तरकीब निकाल ली तो हमारे सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। अभी तक ये बात सिर्फ कुछ भरोसेमंद साथियों के बीच है। रिजवी मेरे बहुत प्यारे दोस्त। बूढ़े सैयद पीर की आंखों में अपार वेदना की तलफलाहट थी। जरा सोचो, ये दुआओं का सौदागर अपने पूरे होशो हवास में इन सारे रोज़मर्रा के अजीज़ दोस्तों, अपनी बंदी तावीज़ों की दुआ से जन्मे बच्चों को जलती लपटों के बीच कैसे देख सकता है? ओफो, वो वक्त गुजर चुका है सैयद साहब। रिजवी आजिजी के साथ सख्ती पर उतरे। अब आप चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि हवा पहले ही काफ़ी गर्म हो चुकी है पूरे शहर की। आपके सोचे और रोके अब कुछ नहीं होने वाला। उल्टे आप अपने मजहबी दोस्तों और आजिजों से दुश्मनी ही मोल ले लेंगे। अरे हमारी तो कब से यही ख्वाहिश थी, लेकिन आप और नवाज़ मियाँ की वजह से खामोश रह जाना पड़ता था। चलिए जल्दी कीजिए। बाहर मिर्ज़ा साहब की गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। ड्राइवर को भी जानकारी है। चलिए फ़ौरन उठिए। अचानक चौंके। 72 साल पहले का जलजला आंखों में नाच उठा। बदहवास दरिया की ठाठे मारती लहरें, कांपती हवेली, खामोश बेहरकत पड़ी फिरोज़ा और गोदी में नवजात नवाज को लिए उन्हें इसरार से उठाती मरहूम सेठानी। चलिए फ़ौरन उठिए पीर साहब, गम के इस दोहरे जलजले में हम आपको अकेला छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे। और सैयद सोचते हैं कि वो जलजला इससे कहीं कम भयानक था, क्योंकि वो कुदरत का कहर था, लेकिन इंसानों को इंसानों के करीब ले आया था। और एक यह, खुद हैवान बने इंसानों की बरपाई कयामत। अब आखिर क्या सोचने लगे सैयद साहब? मेहरबानी कर उठिए, वरना मुझे ड्राइवर को अरे नहीं, चलता हूँ मियाँ, बस ज़रा अंदर से टोपी घड़ी ले लूँ। 2 घड़ी की मोहलत दीजिए। और अंदरूनी सहन की तरफ तेज़ी से मुड़ लिए सैयद। उफ़, रिजवी साहब को कुछ लम्हे ही बहुत ज़्यादा लगे। बूढ़े आदमी हर काम में ही ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगाते हैं, मौके की नज़ाकत को समझे बगैर। बेचैन होकर घड़ी देखी और दोबारा पुकारा तो अचानक लगा जैसे आवाज़ें कहीं और से आ रही हों, और उठकर जो करीब जाने को हुए तो हैरान। जैसे किसी हद की दीवानगी में बूढ़े सैयद सहन से लगे जीने पर हांफते हुए छड़ी टेकते चढ़ते जा रहे थे। पहली मंजिल चढ़ी जा चुकी थी, बाकी का सफ़र भी जारी था। पूरे जोश पूरे जुनून में, उसी जोश और जुनून से पुरनूर आवाज़ आई पहली मंजिल की सीढ़ियों से, लौट जाइए रिजवी साहब, मैं अपना इरादा पक्का कर चुका हूँ। इसी तरह इसी हवेली के परकोटे तक चढ़ता चला जाऊँगा और आखिरी दम तक अपने अजीज़ों, दोस्तों और बेहद प्यारे पड़ोसियों को अकेला निहत्ता पुकार कर आगाह करता रहूँगा। और इस बीच अगर आपके मशालची इस बस्ती में पहुँच गए तो उनसे इसरार करूँगा कि वे पहली मशाल इस हवेली के सीने से लगाएं। एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे इंसान की आखिरी ख्वाहिश उसके कौमी भाई ना माने तो उन पर लानत। लाहौल या खुदा। रिजवी जा भी नहीं सकते और ठहर भी नहीं सकते 1 मिनट से ज़्यादा। और ये बूढ़ा दीवानों की तरह जीना दर जीना तेज तेज ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ कुछ ही लम्हों में ये परकोटे पर पहुंच जाएगा। तब मस्जिद की अजान की तरह हवेली के अटाले से इसकी आवाज़ गूंजेगी और रिजवी को लगता है समूची हवेली डोल रही है, गोल गोल चक्करदार सीढ़ियों के साथ, और उनके बदन का खून जमकर बर्फ होता जा रहा है। अब अचानक दरवाज़ा ठेलते हुए नवाज अंदर दाखिल हुए हैं, जैसे किसी भयानक और हद अहदलवी गुफा से भागते हुए आए हों, और अब निरापद रोशनी में पहुंच पाने का सुकून, हड़बड़ी, जल्दबाजी की थकान, लेकिन किसी बहुत बड़े गुनाह से बच पाने से रोशन हुए पसीने से लथपथ चेहरा। जीने दर जीने चढ़ते बूढ़े सैयद के कानों में माफ़ी नामे की एक गूंज सी उभरी है, मैं लौट आया हूँ अब्बा। दोपहरी के सन्नाटे में अचानक नूर सैकड़ों झाड़ फानूसों की तरह हवेली के परकोटे पर जगमगा उठा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई बेहद खूबसूरत कहानी सौदागर दुआओं के।